सीटेट 2024 के लिए आज की मनोविज्ञान की क्लास में हम लोग जो है ना 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं, जैसे कि एच टेट हो गया, वी टेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। लगभग हम लोगों ने जो है ना 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, तो उन क्लासेस को भी आप लोग देख लें। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, शारीरिक के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब पेडागोजी करना है ना, तो वह क्वेश्चन देख लेना है जो आंसर नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों समाहित हैं, मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं, तो ये कट गए। बचा सी और डी। तो डी देखिए, शरीर के आकार और बनावट में केवल, केवल मतलब नेगेटिव वर्ड आ रहा है कि केवल हम भौतिक परिवर्तन को शामिल करेंगे, ऐसा नहीं है। हम करेंगे दोनों, मात्रात्मक एवं गुणात्मक जो है ना बालकों में वृद्धि और विकास में हम लोग शामिल करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है। तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है ना भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। प्रकृति, आनुवंशिकता, लालन पालन, क्रोमोसोम। तो देखिए, कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिलताओं को संबोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसका लालन पालन जो है ना, वह भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाओं की बात करें तो परिवार एवं पास पड़ोस जो है ना, वह प्राथमिक क्या है, संस्थाएं हैं बच्चों के समाजीकरण की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमल स्वयं को तर्क देता है कि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी। ठीक है ना, क्या देगी? क्रेयॉन देगी, तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा। कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में, मतलब एक चीज़ मतलब वह ले रहा है और दूसरी चीज़ वह दे रहा है, मतलब ऐसा कर रहा है कि वह हेल्प लेगा भी और फिर वह तभी हेल्प करेगा जब उसको वह हेल्प सामने वाला करे। यांत्रिक उद्देश्य अभिनीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनीकरण, सामाजिक समझौता अभिनीकरण। तो ये जो है ना, ये कोहलबर्ग के ऑप्शन नंबर ए से रिलेटेड है। यांत्रिक उद्देश्य अभिनीकरण, मतलब उसका जो है ना तनु उसे क्रेयॉन देगी तो वह भी उसे क्या देगा? क्रेयॉन देगा, मतलब उसका उद्देश्य है। ठीक है, जो है ना कि यदि वह उसको क्रेयॉन देगी या तो तभी वह क्रेयॉन देगा, मतलब यदि वह हेल्प करेगी तो तभी वह उसकी हेल्प करेगा। तो यांत्रिक उद्देश्य अभिनीकरण से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाता है, सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन है ना टफ है। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, कि संकेत जो है ना वस्तुओं को दर्शाते हैं। हम लोग संकेत करते हैं कि वह वस्तु वहाँ रखी है तो सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं, तो वह संरक्षण नहीं कर पाते हैं, संकेत करके वस्तुओं को पहचान जाते हैं। तो यह किस अवस्था में होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। बाकी जीन पियाजे के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी होता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? क्रमबद्धता की योग्यता, सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता, आकेंद्रियता या फिर अनुपातिक तर्क की योग्यता। तो ये आंसर है ना इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आकेंद्रियता। ठीक है, तो ये उसमें किस चीज़ का गुण पाया गया है? अभी आकेंद्रियता, मतलब उसमें आकेंद्रियता है जिसके कारण वह यह नहीं पहचान पा रही है कि दोनों में बराबर पानी है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए, लंबा जो, जैसे कि एक गिलास है, कांच का गिलास लंबा है, ठीक है, और एक जो है ना चौड़ाई में ज़्यादा है बट वो थोड़ा उस लंबे से छोटा है। ठीक है ना, छोटा गिलास है
तो और दोनों में बरा मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो छोटा गिलास उसमें पानी कम बनेगा और उसमें ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह बच्चों में अकेंद्रियता के कारण जो है ना होता है पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों में, ठीक है। बच्चे में पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चा, ठीक है। बच्चा क्या कहता है कि मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक कहता है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा फिर कहता है पंजे। अध्यापक सही, कौन सा टुकड़ा पंजा जैसा दिखता है? बच्चा बोलता है यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? अवलोकनात्मक से अधिगम, विवरणात्मक अधिगम, पाढ़ या फिर संज्ञानात्मक संघर्ष। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पाढ़ है ना इस पर यहाँ पर फोकस किया गया है। ZPD हम इसको कह सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम लोग ना एक इंडिविजुअली क्लास में डिस्कस करेंगे ना, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, या हम लोगों ने डिस्कस कर रखा होगा, तो आप उस क्लास को भी देख लें, उस सिद्धांत को देख लें, समझ में आ जाएगा कि ZPD क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चे में मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो अध्यापक के कौन सा टुकड़ा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो बच्चा कहता है कि बिल्ली के जो पंजे हैं ना वह आने चाहिए। तो इस प्रकार से ये ZPD से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो है ना ये सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो किस तरह से सीखते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग? ये जो बच्चे हैं ना वह स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। पुरस्कार पर बिल्कुल बल नहीं दिया, ना ही व्याख्याओं पर बल दिया, ना ही बड़ों के अनुसरण पर बल दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार स्वतः मतलब है खुद से खोजबीन करके स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता तो है, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि यदि किसी व्यक्ति में दूसरों की अभिक्रिया, भावना वगैरह इन सभी चीज़ों को समझ लेता है तो उसके अंतर्गत कौन सी बुद्धि होगी? अंतः व्यक्तिक बुद्धि होगी। मतलब वह खुद से समझ रहा है ना, तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? तो इससे हम कह सकते हैं यहाँ पर जेंडर रूढ़िबद्धता सिद्ध होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कथन ए, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। मतलब कि दीवारों पर जो चीज़ें मुद्रित रहती हैं वह अभी आवश्यक है क्या? भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है, एक ही क्या? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग, तो पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। यहाँ पर हम कह सकते हैं भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए इससे भावनाएं कहाँ से रिलेट हो रही हैं, हम यहाँ पर मुद्रित समृद्ध परिवेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आर जो है ना सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की, बट यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों यहाँ पर सही हैं। भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहेंगे क्या? सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा, जिससे कि वह परेशान ना हो, ऐसा भी नहीं करेंगे। देखिए यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे कि उसकी आदत ना पड़े। उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि नहीं देना। आई थिंक BCD तो बिल्कुल यहाँ पर कट गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देंगे और अपना काम दोहराने के लिए भी उससे कहेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम में वह अच्छा करे, जिससे कि क्या होगा, उसको वह जो भी पुरस्कार है, जो भी अवार्ड है, वह उसको मिल जाए। रचनात्मकता जो क्षमता है ना उसको वह बढ़ाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है पोर्टफोलियो की। तो राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी है कि पोर्टफोलियो में असंबद्धता, परीक्षण और क्विज होते हैं।
और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। देखिए असंबद्ध परीक्षण और क्विज थोड़ी होंगे, संबद्ध हो सकते हैं ना। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। बच्चे जो भी गतिविधियां करता है उन सभी को पोर्टफोलियो में यहाँ पर फिल किया जाता है, रखा जाता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। देखिए एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसकी सभी गतिविधियों का उसमें उल्लेख करते हैं, जिससे कि क्या होगा, बाद में उसका मूल्यांकन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि वह बच्चा किस प्रकार से जो है ना उसकी गतिविधियाँ रही हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिकतम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वयं नियमितता को समुन्नत करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि नहीं पूछा गया है यहाँ पर। अगला और आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो यह विचार सोच में केंद्रीकरण जो है ना इसका मुख्य गुण होता है, ना कि परिकल्पित निगमनात्मक सोच। ये तो यहाँ पर हम कह सकते हैं औपचारिक में पहुँच जाएगी। संरक्षण पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, तो यह भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से शुरू हो जाती है। अमूर्त सोच का विकास भी 11 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था में है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।